हे कॉमरेड्स, मैं ऋषभ सिंह एक बार फिर आप सभी के सामने अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें भूगोल विषय के अंतर्गत आने वाले भारत के भूगोल के बारे में आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में भारत के भूगोल के अंतर्गत प्रथम अध्याय का अध्ययन किया जाएगा। प्रथम अध्याय का नाम भारत का एक सामान्य भौगोलिक परिचय है। इस अध्याय का यह पहला वीडियो है। इसमें कुल 3 वीडियो बनाए जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके। पार्ट 1, पार्ट 2 में आपके PDF से रिलेटेड जानकारियाँ रहेंगी। पार्ट 3 में आपको मानचित्र के संदर्भ में बताया जाएगा, यानी जो चीज़ें आप अध्याय 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे उनको हम मानचित्र में कैसे देखेंगे या मानचित्र में उनको हम कैसे समझेंगे, यह हम सीखेंगे। चलिए, ये हमारा पार्ट 1 है। आगे जो भी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, इन सब के बारे में आपने पहले से ही मेरे पहले वीडियो में ही जान लिया है। ये मेरे बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, आप वीडियो पुश करके देख सकते हैं। चैनल के संदर्भ में एक परिचय भी है, आप इसे भी देख सकते हैं। चलिए, हम आते हैं भारत का भूगोल। अध्याय 1, एक मजबूत परिचय। ये नाम थोड़ा अजीब लगेगा कि एक मजबूत परिचय हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगर किसी भी विषय के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले उसके बेस को जानना ज़रूरी होता है। हम भारत के बारे में जान रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उसके बेस में हम उसका ऐतिहासिक व्याख्या देखेंगे, राजनीतिक व्याख्या देखेंगे और भौगोलिक व्याख्या देखेंगे। प्रथम अध्याय के अंतर्गत पार्ट 1 वीडियो में भारत का सांस्कृतिक इतिहास, भारत का नामकरण, भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, भारत की खगोलीय स्थिति, कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पार्ट 2 जो मेरा वीडियो आएगा उसमें भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी राजधानियाँ, भारत के पड़ोसी देश एवं उनकी सीमाओं से लगे हुए भारतीय राज्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर, इनके बारे में देखेंगे। और इन सभी से रिलेटेड जो मानचित्रावली अध्ययन है उसको हम पार्ट 3 में देखेंगे, जिसको कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। पार्ट 2 में आपको मेंशन कर दिया जाएगा। चलिए, हम बात करते हैं भारत की भारत के एक सामान्य परिचय की। भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो है भारत का सांस्कृतिक इतिहास। किसी भी देश के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले उस देश की सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि उस देश की सभ्यता व संस्कृति कितनी प्राचीन है। इसी आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारत की सभ्यता एवं संस्कृति ठीक उतनी ही पुरानी है जितना कि स्वयं मानव। कहा जाता है कि मानव की उत्पत्ति आज से 10,000 वर्ष पूर्व हुई थी, तभी से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति फल फूल रही है। जाहिर सी बात है, मानव की उत्पत्ति जो हुई है आज मानव के रूप में हुई है। जब से वो खेती करना सीखे हैं, आग जलाना सीखे हैं, तब से लेकर के आज तक जो है मानव सभ्यता लगातार विकसित हो रही है। और ये विश्व के संदर्भ में ही नहीं, ये भारत के संदर्भ में ही चलता आ रहा है। और इसी आधार पर हमने कहा भी है कि भारत की सभ्यता एवं संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितना कि स्वयं मानव।
उदाहरण के तौर पर हम सिंधु नदी घाटी की सभ्यता को देख सकते हैं। सिंधु नदी घाटी की सभ्यता को भारत की सभ्यता भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा। इसी सभ्यता के चारों तरफ ही भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति फली फूली है। चलिए आगे देखते हैं भारत का नामकरण। प्राचीन काल में बहुत सारे विदेशी भारत में आए। इसके स्थलाकृतियों को देखे, इसके नदियों का अध्ययन किए, इसके यहाँ के रहने वाले लोगों का अध्ययन किए और उसी संदर्भ में कुछ कड़ियाँ यहाँ पे जोड़ी गई हैं। जैसे भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त था, जो कि उत्तर में रहने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा। वहीं पर वायु पुराण के अनुसार भारत नाम शक्तिशाली राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। एक अन्य स्रोत भी यहाँ पर उपलब्ध है और यह स्रोत ऋग्वैदिक काल का है। ऋग्वैदिक काल के 5 जनों में सबसे शक्तिशाली जो जन था वो भरत था और उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। बौद्ध काल में इस देश को जम्बूद्वीप के भी नाम से जाना जाता था। उसके बाद हमारे देश में यूनानी आते हैं, यूनानी या रोम वासी, ये दोनों क्रमशः आते हैं। इन्होंने सिंधु नदी को अपभ्रंश के रूप में इंडस के नाम से बुलाया, उस क्षेत्र को इंडिया कहा तथा वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए इंडियन शब्द का इस्तेमाल किया। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा। उसके बाद ईरानी बंधु आए। ईरान, जिसे प्राचीन में पर्सिया कहा जाता था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि पर्सिया क्या है, तो आधुनिक ईरान प्राचीन पर्सिया के नाम से जाना जाता है। तो पर्शियों अर्थात ईरानियों ने सिंधु को हिंदू नदी कहा और उस क्षेत्र को हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। ये तो भारत के नामकरण से संबंधित चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। हमारी जीवीय ग्रह पृथ्वी 7 महाद्वीपों व 4 महासागरों से सुसज्जित है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है। हमारा देश भारत इसी एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, जिसका आकार लगभग चतुष्कोणीय है। अब चतुष्कोणीय किस प्रकार से है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे भारत का मानचित्र है वो कुछ इस प्रकार है। इस प्रकार अब चतुष्कोणीय बात किए हैं तो ये यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, इन सब को ऐसे मिला देते हैं तो ये आपका चतुष्कोणीय हो जाता है। अब इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, साथ ही साथ अरब प्रायद्वीप। सीमा हमारी अरब प्रायद्वीप निर्धारित करती है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी। इसे भारतीय उपमहाद्वीप के संज्ञा से भी पुकारा जाता है। ज्ञातव्य है कि इस उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान आदि देशों को सम्मिलित किया जाता है। श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है। एक केसी महोदय थे। केसी महोदय ने कहा कि जितना उचित यूरोप को महाद्वीप कहना है उतना ही उचित भारत को उपमहाद्वीप। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, तो केसी महोदय थे, यह कथन उनका है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की खगोलीय स्थिति। कर्क रेखा
एवं मानक समय रेखा। ये 3 टॉपिक हैं आपके, जिसमें हम सबसे पहले खगोलीय स्थिति देखेंगे। किसी भी देश का निर्धारण या किसी भी स्थान का निर्धारण हम 2 स्थितियों के आधार पर करते हैं, एक तो भौगोलिक स्थिति और दूसरा खगोलीय स्थिति। भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत जैसे हम किसी को कोई पता बताते हैं कि यह आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे नदी है, नदी के बगल एक मंदिर है, मंदिर के पास एक खंबा है, वहीं पे वह व्यक्ति खड़ा हुआ मिलेगा, तो ये हमारी भौगोलिक स्थिति होगी। जब हम किसी पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, मरुस्थल इत्यादि को इंडिकेट करके लोकेशन बताते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति हम खगोलीय स्थिति के आधार पर डिसाइड करते हैं। इसके अंतर्गत हम अक्षांश और देशांतर को लेते हैं। अक्षांश हमारी पड़ी लाइन होती है मानचित्र पर और देशांतर हमारी खड़ी लाइन होती है। अक्षांशीय दृश्य से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। इसी में हम बात कर लेते हैं दक्षिणतम एवं उत्तरतम बिंदु की। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर है वो इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि 2004 में आई सुनामी के कारण नष्ट हो गया है। यह क्षेत्र बड़ा निकोबार क्षेत्र में द्वीप समूह में पड़ता है और 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी छोर स्थित है, जिसे हम इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। भारतीय मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा काल तक है। मुख्य भूमि के अंतर्गत हम किसी भी द्वीप समूह को शामिल नहीं करते हैं। यानी भारत का जो ये वाला इलाका है, ये पूरा इसी को शामिल करते हैं और यहीं पे आपका कन्याकुमारी है। यहाँ पे भारतीय मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण की दूरी में भी बताया गया है, दूरी भी बताई गई है, जो कि 3214 किलोमीटर है। चलिए, ये तो हो गया अक्षांश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आगे बढ़ते हैं। अब जब तक हमें देशांतर नहीं मालूम होगा तब तक हमें किसी भी स्थान का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होगा। अक्षांश एक लोकेशन बताता है, देशांतर एक लोकेशन बताता है, दोनों मिल करके किसी एक लोकेशन को बताते हैं। एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थान रखता है। इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, ध्यान दीजिए पूरब ना कि पश्चिम, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक फैला हुआ है। कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। यानी पश्चिम से पूरब की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। अब पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर की बात करते हैं। तो गुजरात में पश्चिमी छोर स्थित है, जिसे गौरा माता का मंदिर के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी छोर किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय मुख्य भूमि की पश्चिम से पूरब की कुल दूरी 2933 के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दी। अब कुल देशांतरी विस्तार 30 डिग्री, ये क्या है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये आपका गुजरात वाला इलाका पड़ गया और ये आपका अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ तक एक लाइन हम खींच देंगे। अब इसमें कितनी देशांतर रेखाएं गई हैं वही हम उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 30। इस आधार पर भी आप ज्ञात कर सकते हैं 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट घटा देंगे तो नियर अबाउट 30 डिग्री के आसपास अंतर आ जाएगा। चलिए अब हम कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। कर्क रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के अच्छी झुकाव के आधार पर खींची गई है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। यह भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है।
और ये 8 राज्य क्रमशः पश्चिम से पूरब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कर्क रेखा के पास अगर सबसे नज़दीक कोई शहर है तो वो है आपका भोपाल, 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि 23.5 डिग्री पे हमारी कर्क रेखा ही है। चलिए आगे देखते हैं। मानक समय रेखा। मानक समय रेखा वह रेखा होती है जिसके माध्यम से किसी भी देश के समय का निर्धारण किया जाता है। यह बहुत ही जरूरी रेखा होती है। मानक समय रेखाएं एक भी हो सकती हैं, एक से अधिक भी हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा मानक समय रेखाएं रूस में हैं, कुल 9 मानक समय रेखाएं। उसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया आदि। भारत में भी मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया है, लेकिन एक ही मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया है। इस रेखा का निर्धारण उस देश के मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हमने अभी भारत का पश्चिमी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट देखा था, और जो आपका पूर्वी विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट। अब 97 में से जब हम 68 घटाएंगे तो 30 आएगा, और 30 का जब आधा करेंगे तो 15 आ जाएगा। 68 में हम 15 प्लस कर दें या 97 में से 15 हम घटा दें तो नियर अबाउट जो आएगा वो आपका ये 82.5 डिग्री ईस्ट रहेगा, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में नैनी नामक स्थान से होकर मिर्ज़ापुर होते हुए अन्य 4 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सीमांध्र जिसे अब आंध्र प्रदेश जिसे अब सीमांध्र के नाम से जाना जाता है, वहाँ से होकर के गुजरती है। उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी होते हुए दक्षिणी ध्रुव के पास चली जाती है। अर्थात यह मानक समय रेखा भारत के उत्तर से दक्षिण 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर से दक्षिण ये 5 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश है। आगे बताया जा रहा है कि भारत की जो मानक समय रेखा है यह ग्रीनविच समय रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहती है। अर्थात ग्रीनविच या लंदन में दोपहर के 12 बजेंगे तो भारतीय मानक समय रेखा पर शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। अब ग्रीनविच क्या है? देखिए, प्रधान मानक समय रेखा का निर्धारण हम कहीं पे भी कर सकते हैं विश्व के संदर्भ में। उस समय जब रेखा का निर्धारण किया जा रहा था तो लगभग मैक्सिमम देशों पर अंग्रेज़ों का राज था, और उन्होंने ही अपने यहाँ से गुजरने वाली रेखा को प्राइम मेरिडियन लाइन माना, और वहीं से ग्रीनविच नामक स्थान से ही उन्होंने खींच दिया। तो 0 डिग्री रेखा को ही ग्रीनविच लाइन या लंदन रेखा या प्रधान मध्यांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। वहीं से पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। एक चीज़ बताना हम यहाँ पे भूल गए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पे नोट के रूप में हमने दिखा दिया है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और यह विश्व में 7वां स्थान रखता है। इसका क्षेत्रफल 2.43% है। इस वीडियो में हो सकता है कि कुछ बिंदु छूट गए हों। जो भी बिंदु छूट गए होंगे वो आगे आने वाले वीडियो में पूरे कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।